हो गए होंगे तो फिर करिए आंसर, करिए जल्दी से। ऑगस्ट ऑफर क्योंकि अभी मैंने आई थिंक हाँ परसों ही तो लिया था, लाइव लिया था, आपको फुला देंगे ठीक है। 1940 1940 ऑगस्ट ऑफर आया था, ठीक है। फिर उसके बाद का क्रिप्स मिशन कब आया था, फिर क्रिप्स प्रपोजल कब आया था, क्यों क्रिप्स प्रपोजल कब आया था, तो क्रिप्स आया था आपका 1942 में, 1942 में आया था आपका क्रिप्स। ओके, क्रिप्स 1942 में आया था। और उसके बाद जो कैबिनेट मिशन प्लान है, जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये 1945 1945 में अनाउंस किया गया था। तो 1946 में इंडिया में आया और 1946 में इसने पूरा वो प्लान रखा कि किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट कैसा क्या होगा। और इसमें कैबिनेट मिशन में थे कितने लोग, 3 लोग थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड पैट्रिक लॉरेंस, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस चेयरमैन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की डिमांड कब रखी थी बताइए। चलो, तो कब रखी थी, 1934 में सबसे पहले रखी थी एम एन रॉय ने, मनिंद्रनाथ रॉय ने। उसके बाद 1935 में कांग्रेस में ऑफिशियली। इन विच द फॉलोइंग 2 सिनेरियोज पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट, किन 2 सिनेरियोज में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकता है। तो हमने पहली बात तो बताओ किस शेड्यूल में ये फेडरल डिवीजन के बारे में पढ़ा था, फेडरल पावर्स के बारे में पढ़ा था, जहां पर पावर्स ऑफ यूनियन दैट इज द पार्लियामेंट, द स्टेट दैट इज द स्टेट लेजिस्लेचर एंड ये डिवाइडेड थी। और तीसरी थी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें आपके टोटल 97 सब्जेक्ट्स इनिशियली, बाद में 100 हो गए। स्टेट लिस्ट में अगर बात करेंगे तो 66 थे, फिर 61 हो गए, 5 यहाँ से कम हुए तो 5 यहाँ बढ़े, 47 थे तो 52 हो गए। कॉन्करेंट लिस्ट हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया ये बताएंगे। तो पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के मैटर्स में सब्जेक्ट्स में भी लेजिस्लेट कर सकती है। उसके 5 सिनेरियो देखे थे, एक तो इंटरनेशनल ट्रीटी हो, 2 और या 2 और मोर स्टेट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों ने अगर ऐसा बोला हो तो, या फिर अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, या प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा उस राज्य में, या राज्यसभा ऑथराइज करते पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करने के लिए इन दी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में। तो कौन से 2 इन विच फॉलोइंग 2 सिनेरियोज पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, तो टू एनफोर्स इंटरनेशनल ट्रीटी एंड ड्यूरिंग द एक्सटर्नल एग्रेशन, तो सी और डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, एक्सटर्नल एग्रेशन क्या है तो हमने मतलब अभी ठीक है हमने देखा नहीं है, लेकिन हम अभी आगे देखेंगे जब इमरजेंसी आपातकाल पढ़ेंगे कि इमरजेंसी 2 तरीके की होती है, मतलब या तो एक्सटर्नल इमरजेंसी या इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में लगती है, तो वैसे बात है नेशनल इमरजेंसी की ही बात कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, इसलिए वो सही है यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, कॉन्करेंट लिस्ट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सबका सही है। अगला क्वेश्चन करिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर देयर, नॉट वॉज देयर, वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान में मूलतः कितनी भाषाएं थी, ये आपसे पूछा गया है। 12 थी, 22 थी, 14 थी, या फिर आप टॉपर हैं क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ओरिजिनली पहली बात तो किस शेड्यूल में लैंग्वेजेस थी, किस शेड्यूल में थी, तो शेड्यूल नंबर था आपका 8, उसमें 12 लैंग्वेजेस थी। उसके बाद अमेंडमेंट करके जोड़ी गई, एक तो 21st अमेंडमेंट हुआ, देन 72nd अमेंडमेंट हुआ, देन 92nd अमेंडमेंट हुआ। इन अमेंडमेंट से आपकी जो है लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। जैसे 21st की अगर बात करेंगे तो इसे सिंधी को ऐड किया गया। 72 से अगर बात करेंगे तो इसे के एन एम दैट इज कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया। और 92nd से तो आप जानते ही हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, बोडो, डोंगरी, संथली और मैथिली, इन 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था, ठीक है। चलो, 5th, संथली वॉज एडेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। संथाली को किससे जोड़ा गया था बताइए। पहले 14 थी, फिर बाद में 22 हो गई 22 हो गई, ठीक है। 14 से 22 है, मतलब ये 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, ठीक है, 19, 20, 21, 22, ओके, ठीक है। तो सॉरी मैंने 12 मार्क कर दिया क्या, 14 से 22 हो गई, ठीक है, शेड्यूल नंबर 8 में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। संथाली वॉज एडेड, तो संथाली को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली, तो ये 92nd अमेंडमेंट से, ओके। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन करिए, हाउ मेनी न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस आर एडेड इन द ईयर 2024। सर आपका सौरभ जोशी हो क्या, क्योंकि आपका आवाज़ थोड़ा मिलता है, आवाज़ मिलता है तो क्या मतलब हुआ है, आवाज़ मिलता है। चलो, तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस जो इनिशियली थी वो 6 थी। तू शुरू तो कर, तू शुरू तो कर, मैं आर्या, ठीक है। तो आर्या से ओडिया, मलयालम, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, ठीक है। 5 नई जोड़ी गई हैं, जिसमें कि आपकी आती है मराठी, मराठी बोलेगा, बोल, आती है मराठी तेरे को, पाली, प्राकृत, असमीज़ एंड बंगाली, ठीक है, असमीज़ एंड बंगाली। चलिए अगला है 7th, विच इज द फॉलोइंग शेड्यूल्स इज रिलेटेड टू दी पंचायत। तो पंचायत जो है से कौन सा शेड्यूल एसोसिएटेड है, पंचायत से कौन सा है। ओडिया नेम चेंज हुआ था, ऐड नहीं हुई थी कोई लैंग्वेज, हैप्पी शर्मा आप सही है वहाँ पे, 96 अमेंडमेंट से लैंग्वेज वो मतलब नाम चेंज हुआ था, ठीक है। चलो, तो पंचायत की अगर बात करेंगे तो 11th एंड 12th वाला बात करता है किसी नगर पालिका को बुला के गड्ढे भराओ, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी। चलो, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड लास्ट। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने क्या थे, तो 395 आर्टिकल से 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, और 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भागों में विभाजित थे। अभी अगर बात करेंगे तो 8 के 12 हो गए और 22 के 25 हो गए, ये 22 के 25 पार्ट्स हो गए हैं, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए पार्ट नंबर 7 को डिलीट भी किया गया था, 4 नए पार्ट जोड़े गए हैं, जिसमें कि जैसे पार्ट 14A आता है, पार्ट 9A आता है, पार्ट नंबर 9B आता है, और एक और कौन सा पार्ट है जरा बताइए। तो पार्ट नंबर 7 को डिलीट किया गया, पार्ट नंबर 7 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 7 से डिलीट किया गया था, ठीक है। डैश वॉज चूजन एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अगर बात करेंगे तो पहले तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने थे टेम्परी, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बन गए थे परमानेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात करेंगे तो सबसे पहली बार आया कब था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कौन लेके आया था, तो ये आया था 13 दिसंबर को, लेकिन वो पूछ ही नहीं रहा, पूछ रहा है अडॉप्ट एक्सेप्ट कब किया था, लेके कौन आया था इसको जरा बताइए। तो एक्सेप्ट किया गया था इसका 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को इसको एडॉप्ट एक्सेप्ट किया गया था, और इस डेट को जो है इसको प्रेजेंट किया गया था बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो ऑब्वियसली बात होने की गलती थी, उन्होंने प्रेजेंट किया था। अब आते हैं आज प्रियम्बल पे, ठीक है, ये है प्रियम्बल देश का। प्रियम्बल है क्या,
तो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसका पहला पन्ना है, किसी भी किताब का पहला पन्ना। आप फैट मैन का पहला पन्ना खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा? मेरे वर्ड्स मिलेंगे आपको कि मैं इस बुक के थ्रू आपको क्या देना चाहता हूँ, क्या डिलीवर करना चाहता हूँ, उस बुक की एसेंस मिलेगी आपको उस पर्टिकुलर पहले पेज में। तो उसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पहला पेज है दैट इज प्रियम्बल या प्रस्तावना, जहां से हमें उसकी एसेंस मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के बारे में पता चलता है, संविधान के दर्शन के बारे में बताता है हमें। इट इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजंस एंड द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान के एक परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है। यानी कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है बिकॉज सबसे पहले दिया हुआ है तो इंट्रोड्यूस कर रहा है हमें कॉन्स्टिट्यूशन से। इट कंटेन्स द समरी और द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हमने डिस्कस किया। इट वाज मेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंपाइल्ड। सो दिस इज अ पॉइंट वर्थ रिमेंबरिंग कि जब हमारा पूरा संविधान बन गया था उसके बाद बना था। सिंपल सी बात यह है कि मैंने अपना पहला पेज पहले तो नहीं बना दिया होगा, सबसे पहले किताब बनी होगी। इट इज लाइक कि भाई अगर आप इंडेक्स बना रहे हो बुक का, ठीक है वो प्रियम्बल अलग है, एसेंस अलग है, इंडेक्स अलग है, बट फिर भी उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि बिना आप बुक को कंप्लीट किए कुछ किए हुए इंडेक्स तो बना नहीं सकते ना। जैसे मान लो कि मैंने लिखा है कि पॉलिटी का मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस पेज नंबर से इस पेज नंबर है, जब तक कि वो पेज नंबर कंप्लीट नहीं होगा, किताब कंप्लीट नहीं होगी, वो पॉसिबल ही नहीं। उसी तरीके से उसका एसेंस लिखना बिना ये लिखे उतना पॉसिबल नहीं है। तो इसी से जब पूरा संविधान बन गया उसके बाद प्रियम्बल जो है बनाया जाता है। इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने देखा है कि क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को बनी थी, बैठी थी सबसे पहले, तो 13 दिसंबर 1946 को ही नेहरू जी इसको लेके आए उद्देश्य प्रस्ताव को, ये बताने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेंबर्स और उनकी कमिटीज और उनके सभी मेंबर्स को कि हम जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, तो वो चीज़ें उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दी जो अडॉप्ट करेगी 22 जनवरी 1947 को। अब यही चीज़ें बाद में, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जाके बन जाता है प्रस्तावना या प्रियम्बल। कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है, गलती यहाँ पे ये होती है स्टूडेंट से, दैट इज कि वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रियम्बल को सेम समझ लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड था प्रियम्बल, ना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन खुद प्रियम्बल ही बन गया। समझ रहे हैं आप? तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रियम्बल वाज प्रेजेंटेड ऑन 13 दिसंबर और अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी, सो इट इज रॉन्ग, गलत है ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड था प्रियम्बल, ना कि दोनों सेम है। ये है, आप हिंदी में देख सकते हैं पॉज करके एक बार, और ये रहा इंग्लिश में। इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, बोल के आपको बता देता हूँ, आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। वी यहाँ पे लिखा हुआ दिख नहीं रहा, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जूम करूँ क्या? ओके। We the people of India having solemnly, यहाँ देखना, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. ठीक है, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ओके, हिंदी में आप देख लो इसको एक बार, ये रहा हिंदी में कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब ये जो प्रियम्बल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, जो हिंदी में लिखा लगा हुआ है, ये और इसमें अंतर है। अंतर ये है कि ये जो अंग्रेजी वाला प्रियम्बल देख पा रहे हैं आप, ये प्रियम्बल 1976 से पहले का है। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रियम्बल, ये 1976 के बाद वाला है। ऐसा कैसे, आपको कैसे पता? हमें ऐसे पता क्योंकि 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था, संविधान में संशोधन हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, जिसके बाद कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे, तो जूम, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इतना तो दिख रहा होगा, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में दो वर्ड्स को ऐड किया गया, सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में दो वर्ड्स को ऐड किया गया, और वो दो वर्ड्स क्या थे? सोशलिस्ट और सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दो वर्ड्स को जोड़ा गया। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, मतलब ये एंड नहीं लगा हुआ बीच में, बस मैं आपको बता रहा हूँ दो वर्ड जोड़े गए थे। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और एक और शब्द को जोड़ा गया, वो जोड़ा गया यहाँ पे, दिख रहा है आपको ये, यूनिटी ऑफ द नेशन। तो यूनिटी की जगह आगे किया गया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, इनको बाद में जोड़ा गया था, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कि सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी और सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने प्रियम्बल है, आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। क्यों रटा हुआ होना चाहिए, मैं आपको उसका कारण बताता बनता है। सवाल क्यों रटने को ऑर्डर बोल रहा हूँ वो पहले समझ लो। ऑर्डर ही पूछ लेता है, पता है क्या ऑर्डर पूछ लेगा? सॉवरेन पहले है कि सेक्युलर पहले है, कि रिपब्लिक पहले है, कि सोशलिस्ट पहले है? तो देख सकते हो, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए। जैसा भी मैंने बताया, वो ऑर्डर तक पूछ लेता है, पहला। दूसरा ये है कि वो पूछ लेगा जस्टिस कितने तरीके का दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, 3 तरीके का। तो ये भी पढ़ना, लिबर्टी कितने तरह की दी है। सवाल कितने तरह का बनता है मैं आपको बताता हूँ। तो सवाल जो है 3-4 तरीके से बन सकता है, 4 तरीके से। पहला तो इसके बेसिक से है। बेसिक क्या है? बेसिक जो भी हम देखने वाले हैं, बेसिक में हम ये देखेंगे कि इसको कहाँ से बोरो किया गया। ठीक है, ये क्या बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और इसमें करी गई टिप्पणियाँ। तो प्रियम्बल की अगर बात करेंगे तो इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बोरोड फ्रॉम यूएसए। क्या कहता था अमेरिका? प्रियम्बल जो है सबसे पहले यूएसए में आया, वी द पीपल ऑफ यूएसए, वहाँ का प्रियम्बल इस तरीके से साउंड करता है। तो उसी वहीं से हमने इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बनाया। और इसको डिजाइन वगैरह क्यों किसने किया, जितना बढ़िया सबको डिजाइन दिख रहा है, तो जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया, बेवर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, बेवर राम मनोहर सिन्हा, तो सिन्हा साहब ने किया इसको डिजाइन। जैसे हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन को कैलीग्राफ किसने किया था, अपने हाथों से लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। हिंदी में किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। और उसको डेकोरेट करने का काम किया था बेवर राम मनोहर सिन्हा ने। तो उन्होंने प्रियम्बल को भी डेकोरेट किया था। तो ये बेसिक्स है कि भाई बोरो कहाँ से किया गया, क्या बताता है, और कमेंट्री उसके बारे में किसने किसने कमेंट किए थे। ठीक है, तो जब ये पोस्ट किया गया था अम्बेडकर जी द्वारा 26 नवंबर 1949 को, तो इस पर 284 लोगों ने, हमें पता है कि 284 लोगों ने इसको लाइक किया था, मतलब साइन किए थे। ठीक है, अलॉन्ग विद नेहरू। ठीक, तो
नेहरू विद 283 अदर्स ने इस पे लाइक किया, इस पे सपोर्ट दिखाया और कुछ लोगों ने कमेंट ऐड किया अपना। जैसे एन पालकी वाला ने कमेंट ऐड किया ये कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है, संविधान का पहचान पत्र है। जैसे कि एक स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर कहीं पे भी किसी का भी आईडी कार्ड हमें उसके बारे में बता देता है कि भाई ये आदमी कहाँ से आता है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सारी चीजें इन शॉर्ट हमें बता देता है आईडी कार्ड किसी के बारे में। तो आईडी कार्ड का जो काम करता है वही काम हमारा पीएमएल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए करता है। पंडित ठाकुरदास जी बोले हम कैसे पीछे रहे, हम भी कमेंट ऐड करेंगे, लाइक तो कर ही दिया है ठीक है, लेकिन कमेंट भी करते हैं। जेवल सेट बोला था, आभूषण समूह बोला था, क्या मुंशी जी ने फिर कमेंट ऐड किया क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे तो बोल रहे थे हमारी कमेटी की तरफ से भी कमेंट तो होना ही चाहिए। तो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था, हॉरोस्कोप इज लाइक कि आप उसको देख के, हॉरोस्कोप इज लाइक जहां से आप देखते हो और आपको बहुत ब्रॉडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, बहुत सारी चीजें आप देख पाते हो। तो पीएमएल वैसे ही है, उसको देख के आप न जाने कितनी सारी चीज़ों को, यानी कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। तो मुंशी जी का ये था। ओके, इंस्टा अकाउंट शो नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं, अम्बेडकर जी की तरह पोस्ट किया गया था ये, ठीक है। चलो भाई, हाँ सर, नंदलाल बोस ने भी डेकोरेट करने का काम किया था। नंदलाल बोस और बेवर राम मनोहर सिन्हा एक ही टीम में थे, अपने बोल सकते हैं बेवर राम मनोहर सिन्हा उस टीम में थे जिसको लीड कर रहे थे नंदलाल बोस, ठीक है। लेकिन मेन प्रियम्बल में क्योंकि हम इनको बेवर राम मनोहर सिन्हा का मेन कंट्रीब्यूशन था इसलिए बेवर राम मनोहर सिन्हा को पढ़ते हैं, ठीक है। प्रियम्बल मेन कंट्रीब्यूशन बेवर राम मनोहर सिन्हा का था जो कि उस कमेटी का पार्ट थे जिसको लीड कर रहे थे नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बोल देता है, यहाँ पर उनको बोल देते हैं, वो नहीं होंगे तो नंदलाल बोस ऑप्शन में होंगे, फिर वो करना आपको, ठीक है। सर आपका इन्वेशन लेवल कुछ और ही, हाँ तो वही इसीलिए सब सुधार कि आपको याद हो जाए आसानी से। एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। इंस्टा घूमती गेम चले, गाना याद आ गया आपकी नोट्स देख के, अच्छा गॉज में फेम चले हैं और तुम्हारे कमेंट देख के एमएससी चेयरमैन की याद आ गई। तो नारायण रहता था, कौन थे नारायण रहता था, ये जो है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन स्पेस, समझ रहा, तो ये थे। हाँ तो प्रियम्बल के बारे में ये बेसिक्स एंड कमेंट्री पहले पूछेगा, फिर दूसरे तरीके का सवाल बनेगा इसके चार चीज़ों से। इसकी चार चीज़ें क्या है, पहला चीज़ तो ये है कि इससे हमें सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पता चलता है। जो लिखा है ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये हमें स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत बताते हैं। देन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो लिखा हुआ, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा था, लिखा नहीं है क्योंकि अभी क्या है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे के बारे में बताता है। जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य के बारे में बताता है। और यहाँ पर एट द एंड लिखा हुआ है उसकी अडॉप्शन डेट के बारे में कि इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नंबर 1949 डू हियरबाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें चार चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो पहला तो है ये है सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो वो है भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, दिस शोज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनैक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन बाय देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। ये इस बात पे एम्फेसिस ले करता है कि ये भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को चुनकर भेजा था उन्होंने संविधान उनके लिए बना के दिया। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन हुए, भारत के लोग हुए, ना कि ये किसी किंग राजा के द्वारा या फिर किसी आउटसाइड पावर के द्वारा इसको हमें हैंड ओवर किया गया। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, संप्रभुता, पीपल हैव सुप्रीम राइट्स टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। ये तो हम लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, यानी कि जो तुझे ठीक लगता है वो तो कर, तू आज से बाध्य नहीं है, जिसके साथ जाना है जहां जाना है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो वैसा टाइप है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने भी बोला, ठीक है, इंडिया को कुछ इसी तरीके से कि भाई आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जो आपको करना है, जो ट्रीटी एक्सेप्ट करनी नहीं करनी वो आपके ऊपर डिपेंड, बिकॉज आप सॉवरेन हैं, यानी हम सॉवरेन, यानी वी आर इंडिपेंडेंट टू मेक आवर डिसीजंस, नो एक्सटर्नल पावर, नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन गाइड अस with regard to our decisions. So no external power can dictate the government of India कि आप ये करो, ये वो करो, इस इंटरनेशनल ट्रीटी पे साइन करो, वो हमें नहीं किया जा सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी। देन आते हैं सोशलिज्म पे, सोशलिस्ट समाजवाद, which means wealth is generated socially and should be shared equally by society। वेल्थ जो है धन सामाजिक रूप से उत्पन्न होता है और समाज द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। वेल्थ इज जनरेट सोशली, हर कोई काम करता है और उसको बराबर तरीके से बांटना है, ये समाजवाद कहता है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड इन इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। एग्जांपल रशिया। अब देखो सोशलिज्म का मतलब यह है कि लोगों में असमानता नहीं होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ही पूरी जमीन, पूरी सत्ता, सब कुछ ना आ जाए कि पता चला सिर्फ दो ही लोग पूरी मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, पता चला सिर्फ 3-4 लोग ही पूरे देश को चला रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, या फिर जो प्रॉपर्टी वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। अब इक्वली तो एकदम इक्वली नहीं हो पाएगा कि भारत में इतने लोग हैं, प्रॉपर्टी एकदम इक्वली जब तक डिवाइड नहीं किया जाएगा तब तक वो सोशलिस्ट नहीं कंट्री होगा। सोशलिज्म का मतलब है कि कितना हम कम से कम कर सकते हैं, कितना स्टेट का इंटरफेरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कितना स्टेट का इंटरफेरेंस, मेरा मतलब ये है कि कितना सरकार का इंटरफेरेंस कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में अपनी जो ओनरशिप है उसको मेंटेन करके रखे, ना कि प्राइवेट प्लेयर्स हर चीज़ में खेलें। प्राइवेट रहते हैं यहाँ पे, प्राइवेट प्लेयर्स भी खेल सकते हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है उनका यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कम्युनिज्म से, जिसको हम बोलते हैं साम्यवाद। कम्युनिज्म का फादर आपको पता है किसको बोला जाता है, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि देखो, पहली बात तो ये कि जो यूटोपियन सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट चलता है कि लोग अपने आप से, जैसे कि 1953 में 1953 में पोचमपल्ली जो प्रेजेंट डे तेलंगाना पड़ता है, वहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत करी थी कि सभी लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन है तो अपनी जरूरत भर की रख लो और बाकी डोनेट कर दो, उससे आपको भी अच्छा लगेगा और आदमी की ग्रीड की इच्छा की कोई अंत तो है नहीं। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, लेकिन ऐसे मार्क्स का मानना था, जो कि रियल भी है, कि लोग इतने सीधे साधे नहीं होते तो फिर हमें करना है रेवोल्यूशन, अब होगी क्रांति, जय महाकाल, ठीक है। तो रेवोल्यूशन की बात करी थी कार्ल मार्क्स ने कि जय महाकाल बोल के रेवोल्यूशन करेंगे और स्टेट को भी नहीं रहने देंगे। मतलब कि पहले तो प्राइवेट के जो बड़े बड़े जो है ना लोग हैं, अंबानी अडानी टाइप, इनको हटाओ, ठीक है, स्टेट को हर जगह लाओ, फिर स्टेट को भी धीरे धीरे हटा दो क्योंकि स्टेट भी की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लोगों की उनकी जरूरतों के हिसाब से चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगे। सोशलिज्म में क्या है, लोगों की जरूरत ही नहीं, लोग जिस हिसाब से काम करेंगे, जो ज्यादा कर रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम काम कर रहा है उसको कम मिलेगा। बात अगर हम देखें तो बात एक तरह से सिमिलर तो है दोनों, लेकिन सेम नहीं है। कैसे, आज हम देखते हैं, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में, कंपनीज में क्या हो रहा है कि एक आदमी बैठा हुआ है ऊपर, वही सारी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये देखने को मिला था, जो औद्योगिक क्रांति जिसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले ब्रिटेन में, कि जो फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है, वो काम कर रहा है मान लो 8 घंटे 9 घंटे, और जो मजदूर है वो 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, और वेल्थ मेन जा किसके पास रही है, फैक्ट्री के ओनर के पास। तो सोशलिज्म ये बोलता है कि नहीं भाई, जो जिस हिसाब से काम कर रहा है उस हिसाब से। कम्युनिज्म बोलता है क्या, नहीं, जिसकी जितनी जरूरत है उस हिसाब से। ये किसी विद्रोह की बात नहीं कर रहा है, ये विद्रोह की बात कर रहा है,
ठीक है। सोशलिज्म के भी कई फॉर्म्स होते हैं और उसमें से जो सबसे नियरेस्ट टू कम्युनिज्म इज रेडिकल सोशलिज्म। रेडिकल सोशलिज्म इज कि भाई अब होगी क्रांति, विद्रोह करके लेंगे, विद्रोह करके अगर सोशलिज्म लाया जा रहा है तो उसको रेडिकल सोशलिज्म बोला जाता है। ठीक। गांधीयन सोशलिज्म भी चलता है जहां कि भाई कलेक्टिव ओनरशिप का कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए सबकी, ये गांधीयन सोशलिज्म बोलता है, कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक। और एक और है जिसको बोलते हैं नेहरूवियन सोशलिज्म, जो कि एक तरह का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का ही एक टाइप है। नेहरूवियन सोशलिज्म, नेहरू जी का ये मानना था कि मिक्स्ड सोशलिज्म होना चाहिए। मिक्स्ड होनी चाहिए का मतलब यह है कि ऐसे में प्राइवेट को पूरी हटा नहीं देना है, गवर्नमेंट भी रहे और प्राइवेट भी साथ में रहे, दोनों मिल के साथ खेलें। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि नेहरू जी इज करंटली द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल डेट, 3 टर्म्स ऑफ किए हैं। तो इनिशियली इंडिया में सोशलिज्म रहा होगा, जो कि था, जो कि मिक्स फॉर्म था, यानी कि गवर्नमेंट भी थी, प्राइवेट भी थी। लेकिन जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा था, प्राइवेट का बहुत कम था। तो जब 1991 में हमें ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक हमारा डाउनटर्न देखने को मिला, तब हमने क्या किया, उसे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, तब हमने कुछ रिफॉर्म्स लाए जिसमें कि प्राइवेट शेयर होल्डिंग को हमने बढ़ाया, प्राइवेट प्लेयर्स को और ज्यादा से ज्यादा अंदर लाए, हम खेलने का मौका दिया। और आज अगर भारत की स्थिति बात करें तो ये तो नहीं बोल सकते कि जैसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस सोशलिज्म की तरफ थे, सोशलिज्म तो आज हम सोशलिज्म है, आज बहुत हद तक हम कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। कैपिटलिज्म सोशलिज्म और कम्युनिज्म का एकदम विरोधी है। ठीक है। कैपिटलिज्म जिसको पूंजीवाद बोलते हैं, पूंजीवाद बोलता है पूंजीपति, है ना, आप सुनते पूंजीपति, पूंजीपति में क्या है कि भाई मेहनत करो, ठीक है। और मोस्टली कैपिटलिज्म का ये होता है प्रॉफिट 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 मेंटेन करना है, चाहे भले वर्कर की कंडीशन बेकार हो, चाहे जितना घंटे उनको काम करना पड़ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 70 घंटे काम करो, कौन बात बोलता है, जो मालिक होता है, नारायण मूर्ति बोलते हैं। ठीक है, 70 घंटे काम। एक वो ओला का पगला है, वो ओला का पगला भावेश अग्रवाल, पगला इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब पॉडकास्ट में बैठ के बोल रहा है, पता नहीं क्या कुछ तो बोला था, एग्जैक्टली शब्द याद नहीं है, कि मैं सिर्फ कितने 20 घंटे काम करता हूँ। अबे 20 घंटे काम करे तो तू वहाँ बैठ के बकैती कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे पॉडकास्ट दे रहा है, वो टाइम कहाँ गया? नहीं, ये नीचे जो है लैपटॉप रख के नीचे खट 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 काम चल रहा है, टाइपिंग चल रही है वहाँ पे भाई। सो भी लेते हैं उसी 4 घंटे में, पॉडकास्ट भी दे लेते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं उसी में ही, उसी 4 घंटे में। मतलब फेंकने से पहले आदमी सोचता तक नहीं क्या बोल क्या रहे हैं। चलो 4 घंटे सोते हैं, ये वाला बात तो चलो हजम कर भी लें, 4 घंटे हम बस 4 ही घंटे खाली होते हैं, 20 घंटे तो हम काम करते हैं। ऐसे तो फिर 24 घंटे काम करते हैं, कंट्रोल नहीं हो पाता फिर मेरे से। हाँ, फिर कंट्रोल इसलिए नहीं पाता कि फिर जब कोई बहुत ज़्यादा फेंकता ना कि जब कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो फिर खून खोल जाता है मेरा। ऐसे कैसे हम 20 घंटे काम करते हैं, उसी में सो भी लेते हो 4 घंटे में, पॉडकास्ट भी दे लेते हो तुम उसी 4 घंटे में, ना खा भी लेते हो उसी में, तुम ट्रैवल भी हो जाता होगा उसी में ही। इतना भयंकर टाइट शेड्यूल तो एक ओवर मोटिवेटेड स्टूडेंट भी नहीं बनाता है, वो भी एटलीस्ट 17-18 घंटे में जाकर रुक जाता है कि ठीक है 18 घंटे पढ़ पढ़ूंगा। ओवर मोटिवेटेड स्टूडेंट भी इतना टाइट शेड्यूल नहीं बनाता है। खैर, तो कैपिटलिज्म पूंजीवादी वो होते हैं जो उनका सिर्फ मेन गोल होता है प्रॉफिट, जैसे कि यूएसए। ठीक है, जैसे कि यूएसए। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। सोशलिज्म कम्युनिज्म सिमिलर साउंड करते हैं बट सेम नहीं है। कम्युनिज्म में कि स्टेटलेस कास्टलेस, मतलब इसमें क्लासलेस सोसाइटी भी होनी चाहिए और स्टेटलेस भी होनी चाहिए। स्टेटलेस मेनली यहाँ फोकस होता है, स्टेटलेस होना चाहिए, सॉरी क्लासलेस होना चाहिए। और इसमें प्राइवेट प्लेयर खेल सकते हैं, ऐसा नहीं पूरी तरीके से उनको खाड़ के फेंकना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट प्लेयर्स को पूरी तरीके से। ये रेडिकल सोशलिज्म थोड़ा थोड़ा इसकी तरह है कि हाँ रेवोल्यूशन करना है, लेकिन पूरी तरीके से हटा देना वो भी नहीं है, लेकिन रेवोल्यूशन करना है हमें। गांधीयन कलेक्टिव ओनरशिप की बात करते हैं, नेहरू बोलते हैं सब मिल बांट के चलेंगे, काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब मिल बांट कर। कार्ल मार्क्स के बारे में इनकी 2 बुक्स हैं, 2 इन्होंने जो पब्लिश करी थी, राइटिंग्स हैं इनकी, बुक्स बोलो राइटिंग्स बोलो, बहुत फेमस इनकी। एक तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, और एक है दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये 2 राइटिंग्स इनके ध्यान रखना है आपको, ठीक है, जिन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी की फाउंडेशन रखी थी। और इन्होंने एक फ्रेडरिक एंजल्स करके तो उनके साथ काफी काम किया था। और एक और नाम याद रखना, लेनिन का। लेनिन ने रशिया में कम्युनिज्म को लेकर आए थे, कम्युनिज्म और सोशलिज्म को लेनिन रशिया में लेकर आए थे, ठीक है। अभी आते हैं तो इंडिया सोशलिस्ट है, तो सोशलिस्ट वर्ड एडेड है और कई बार ये मांग भी उठती रहती है, आपने सुना होगा बीच में कि सेकुलर और सोशलिज्म शब्द को, खासकर सोशलिज्म को हटा देना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। पहली बात तो ओरिजिनली ये था भी नहीं हमारे संविधान में, 42nd अमेंडमेंट ऐड किया गया था, और अभी बात चलती है हटा देना चाहिए, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा टेंड कर चुके हैं, झुकाव हमारा ज़्यादा है। और सोशलिज्म की अगर इंडिया में बात करें तो भाई मैंने बता दिया कि कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन है। जब आज़ादी मिली थी उसके बाद 1991 तक, तब तक हम सोशलिस्ट कंट्री ज़्यादा थे, ठीक है। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सिटीजंस हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन और नो रिलीजन एट ऑल, देयर इज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, यानी कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है स्टेट का। यानी कि स्टेट, यानी कि जो हमारा कंट्री है वो किसी भी धर्म को मान्यता स्पेसिफिकली नहीं देता है। जैसे कि पाकिस्तान है, ये क्या बोलता है खुद को? इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान मतलब यहाँ पर इस्लाम धर्म को ज़्यादा मान्यता है, जितनी उसको मान्यता उतना किसी धर्म को नहीं, इस्लाम को, ठीक, तो उसको बोलते हैं। यहाँ पर अगर बात करेंगे इंडिया में हम, ठीक है, इंडिया में तो हर धर्म को मानता है। और भारत का ऐसा कोई ऐसा जैसे पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो ऐसा नहीं है। जैसे कि काफ़ी सारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जो अरब देश हैं, अरेबियन पेनिनसुला में, तो वो भी काफ़ी सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। इनफैक्ट एक ग्रुप भी बना हुआ है ना इस्लामिक कंट्रीज का। So there is no official state religion. Government treats all religion beliefs and practices equally and impartially. In India, secularism follows a positive concept. अब देखो सेकुलरिज्म 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है ये, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव समझो पहले। नेगेटिव का मतलब ये होता है जहाँ पर स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कंट्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा रिलीजियस मैटर में, यानी कि वो किसी को सब्सिडी नहीं देने वाली है, वो रिलीजियस मैटर में उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी दखलंदाजी उसकी नहीं होगी कि उसको गवर्न करे, उसके लिए कोई एक एक्ट ले आए पार्लियामेंट में उसको गवर्न करने के लिए, कुछ नहीं, जो दिखाई दे सो करो। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्टेट का इंटरफेरेंस रहेगा, है दोनों सेकुलरिज्म, क्योंकि हर धर्म को मान्यता है इसलिए सेकुलरिज्म है। लेकिन नेगेटिव इसलिए क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पॉजिटिव इसलिए बिकॉज इन्वॉल्वमेंट है स्टेट का इन द रिलीजियस मैटर्स। जैसे कि हमारे यहाँ सब्सिडी मिलती है, जहाँ पर कोई भी इस तरीके का धार्मिक किस तरह से उत्सव होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स डिसाइड कर देती है। तो ये इसका मतलब ये कि हमारा जो स्टेट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिलीजियस मैटर में, यानी कंट्री हमारी इन्वॉल्व है। तो इंडिया में इसलिए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, यूएसए में नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं डेमोक्रेटिक। सुना होगा आपने कई बार, डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो क्यों खतरे में? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि लोगों के हाथों में एक अल्टीमेट पावर है। जैसे कि अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार। उसको हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं,
जहां पे लोग जो हैं, दैट इज पीपल जो हैं, उनके द्वारा इलेक्ट करी गई है गवर्नमेंट, उनके लिए काम कर रही है वो गवर्नमेंट, ठीक है। और उस कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, सेपरेशन ऑफ डिवीजन ऑफ फंक्शंस देखने को मिलता है। तो वो डेमोक्रेसी के बारे में बताता है, हेल्दी डेमोक्रेसी के बारे में बताता है। यू नो, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ओके, द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ओके, ठीक है। तो प्रिंसिपल या रूल्स के हिसाब से सरकार चलती है, क्योंकि यहाँ पर जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो लोगों के हाथ में है, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में। चलो, ठीक है। अब आते हैं रिपब्लिक के बारे में, गणतंत्र के बारे में। ये क्या बहुत 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 स्वागत आप सभी का एक बार फिर